नया पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है तो एट अ टाइम हम जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज हम चेक करते हैं, उसको हम अपनी बुक वैल्यू को हमारी मार्केट वैल्यू से अगर मैच करना चाहेंगे तो वो मैच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मार्केट वैल्यू में क्या होता है, हमारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी वैल्यू आपकी बढ़ती है, कभी वैल्यू आपकी कम होती है। तो इस केस में हमने जिस वैल्यू पे हमारी बुक्स में हमने असेट्स लाइबिलिटीज को शो कर रखा है वो वैल्यू हमारी मार्केट वैल्यू हो, या ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब नया पार्टनर आता है तो उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं हो या एडवांटेजेस उसको कोई ना मिले, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, उनका रिवैल्यूशन हम करते हैं। रिवैल्यूशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमारे एसेट्स जो हैं उनकी मार्केट प्राइस जो है वो अगर इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका नेगेटिव हम देखें, असेट्स की वैल्यू अगर डाउन जा रही है आपकी, इट मीन्स ये हमारे लिए लॉस हो रहा है। ऐसे ही हम लाइबिलिटीज देखें, लाइबिलिटीज का जो मैं पेमेंट देने वाली थी वो मैं मुझे अब उस पेमेंट से कम पेमेंट देना पड़ा है। सपोज मुझे एक क्रेडिटर को 10,000 देने थे, लेकिन अब मैं उसको 8,000 ही दे रही हूँ। हमारे बीच में कुछ जो है हमने डिसीजन ले लिया, मुझे जो है डिस्काउंट मिल रहा है 2,000 का, मैं उसको 8,000 ही पे कर रही हूँ। इस केस में मुझे क्या हो गया, 2,000 का प्रॉफिट। लाइबिलिटीज अगर मैं कम दे रही हूँ, इंक्रीज डिक्रीज अगर लाइबिलिटीज अपनी होती है, इट मीन्स ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरा लॉस कम हो रहा है। कोई भी लाइबिलिटीज आपको अगर डिक्रीज करके दिखाई देगी, इट मीन्स ये आप लोग आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। इसका उल्टा हम नेगेटिव हम देखें, अगर कोई लाइबिलिटीज हमारी जो है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स मेरे को 10,000 देने थे लेकिन मुझ पे और क्लेम हो गया, मेरे को 11,000 पे करने पड़े, इट मीन्स मेरी लाइबिलिटीज बढ़ रही है। तो लाइबिलिटीज जब भी आपकी इंक्रीज होगी, इस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा। अब हम रिवैल्यूशन के लिए देखें तो रिवैल्यूशन अकाउंट में ऑल प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिटेड एंड ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। वही आपने ये रूल आपने पढ़ा है, कौन से अकाउंट में अपन ये रूल पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट में। जो हमारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं उनमें हम ये रूल फॉलो करते हैं। याद आया? जैसे हम देखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनमें हम जो देखते हैं, हम प्रॉफिट और इनकम को क्रेडिट शो करते हैं एंड लॉसेस और एक्सपेंस को हम डेबिट शो करते हैं। तो हमारा जो रिवैल्यूशन अकाउंट मिलेगा, इट्स ऑल्सो हैव अ नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट ही होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमें प्रॉफिट होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे, जब भी हमें लॉस होगा हम उसको डेबिट करेंगे। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट हमारा जब होगा जब हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी। इस केस में हमें प्रॉफिट होगा तो हम उसको शो कर देंगे रिवैल्यूशन के क्रेडिट साइड पे। लॉस हमें कब होगा? जब हमारी असेट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, हमारी एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम होगी और हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो इस केस में हमें लॉस होगा, हम इसे रिवैल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर देंगे। यस, ये था आपका रिवैल्यूशन अकाउंट का इंट्रोडक्शन। नाउ सी ऑन द पिक्चर, heading is revaluation of assets and liabilities. When a new partner admitted in firm, all partner revalued assets and liabilities. For this purpose, they prepare a account that call revaluation or P&L adjustment account. इस अकाउंट को हम P&L adjustment account भी कॉल करते हैं। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ रिवैल्यूशन अकाउंट। आप लोगों का जो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूशन अकाउंट। सो you write down, when a new partner admitted in firm, all partner revalued assets and liabilities. For this purpose, they prepare a account. It is called a revaluation account. The nature of revaluation account is nominal account. Format of revaluation account. Meta format in your accountancy register. Heading is revaluation / profit and loss adjustment account.
देयर आर 4 साइड particular amount rupees, particular amount in rupees. On the debit side, we mentioned debit side and credit side. You already know we mentioned on the right side as a credit side and left side is a debit side. I write down a small symbol denoted A minus oblique L plus on the debit side. See, डेबिट साइड पे आपको दिख रहा है एक छोटा सा मैंने बनाया ए फॉर एप्पल, माइनस के साथ ऑब्लिक के साथ मैंने एल बनाया है प्लस. इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? इसका मीनिंग होगा एसेट्स डिक्रीज. जब भी हमारी माइनस का साइन है यानी नेगेटिव, एसेट्स अगर हमारी कम हो रही है, ऑब्लिक करके मैंने लाइबिलिटीज प्लस के साइन के दिया साथ में दिया, इसमें लाइबिलिटीज जब भी हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम यूज करेंगे डेबिट साइड. कौन सा साइड यूज करेंगे आप? डेबिट साइड. सी ऑन द क्रेडिट साइड आई मेंशन ए प्लस ऑब्लिक एल माइनस. ए प्लस का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? एसेट्स जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, एसेट्स हमारी बढ़ रही है. और एल माइनस का मीनिंग लाइबिलिटीज जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज हमारी कम हो रही है. इस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. क्लियर? सी ऑन द पर्टिकुलर साइड ऑफ डेबिट साइड. डेबिट साइड के आइटम हम पढ़ेंगे सबसे पहले. फर्स्ट इज डेबिट साइड पे हम हमेशा मेंशन करते हैं टू एंड क्रेडिट साइड पे हम हमेशा मेंशन करते हैं बाय. टू के साथ देखिए डेबिट साइड, फर्स्टली आई रीड डेबिट साइड टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स. कब हम यूज करेंगे डेबिट साइड? सपोज हमारी मशीनरी है, मशीनरी की कॉस्ट जो है वो हमारी, हम जब अब देख रहे हैं जब नया पार्टनर आया है तो मशीनरी अकाउंट जो है वो आपका कम वैल्यू दिखा रहा है, वो आपको कम करके मशीनरी अकाउंट दिखा रहा है. तो इट मीन्स हमारा असेट्स क्या हो गया? हमारी असेट्स कम हो गई, डिक्रीज हो गई. तो हम यूज करेंगे रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड. नेक्स्ट, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज की वैल्यू कैसी हो गई आपकी? बढ़ गई है. तो इस केस में हम यूज करेंगे रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड. नेक्स्ट, टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट. हम एक प्रोविजन बनाते हैं बच्चों, आपने देखा हो तो बैलेंस शीट में बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं. बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाने का मीनिंग है हम हमारी फ्यूचर की लाइबिलिटीज के लिए पहले से ही तैयार है. हमारी जो फ्यूचर में हमारा कोई पैसा अगर डूब जाता है तो हमने पहले से ही उसके लिए अरेंजमेंट करके रख रखा है, हमने एक प्रोविजन उसके लिए बना के रख रखा है. तो हम ये जो फ्यूचर के लिए प्रोविजन बनाते हैं तो एज अ लाइबिलिटीज हम उसको दिखाते हैं. तो लाइबिलिटीज अगर हमने दिखा रखी है और उस लाइबिलिटीज में का अमाउंट जो है वो आपका बढ़ जाता है, तो लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है, इस केस में हम कहाँ दिखाएंगे उसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट में. तो हमारे पास अगर प्रोविजन अमाउंट आपका बढ़ा के दिखाता है तो आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे उसको दिखाएंगे. नेक्स्ट, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हमारे सामने आ जाती है जिनको हमने पहले बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा है. तो ऐसी कोई लाइबिलिटीज आपकी निकल कर आती है, इट मीन्स लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो गई, तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे. नेक्स्ट, टू ओवर वैल्यू ऑफ असेट्स. असेट्स का आपको अगर ओवर वैल्यू दे रखा है, ओवर वैल्यू का मतलब होता है असेट्स आपको पहले से ही हमारी बैलेंस शीट में बढ़ा के दे रखी है, लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो उसकी वैल्यू कम है. तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम उसकी देखेंगे तो वो कितने से कम है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला आपको इस फॉर्मेट में बना के दिया है. हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस वैल्यू. जब भी ओवर वैल्यू का केस आएगा तो आप उसका ओवर वैल्यू का जो अमाउंट है उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे. जो भी आपको कॉस्ट दे रखी है, सपोज मुझे मशीनरी की कॉस्ट जो है वो ओवर वैल्यू दिखा रखी है, कितने से? मुझे दिखा रखी है 11,000 से मशीनरी कॉस्ट
11,000 इट इज ओवर वैल्यूड, उसने बोल दिया कि ओवर वैल्यूड है, इसमें जो अमाउंट है वो उसने ओवर वैल्यू कर रखा, मतलब ज्यादा करके दिखा रखा है, एक्चुअल में इसका अमाउंट कम है। तो मैं क्या दे दूंगी, मैं यहाँ पर वैल्यू में लिख दूंगी 11,000 मल्टीप्लाई, और उसने बता दिया कितने से ओवर वैल्यू है, 10% उसका अमाउंट ओवर वैल्यू है, तो रेट में दे दूंगी 10 अपॉन 100 में हम दिखा देंगे प्लस करके 10, तो ये हो जाएगा 110। तो हम इसको अप्लाई करेंगे 11,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 110, तो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा वो 1,000 निकल के आएगा। तो 1,000 जो है ओवर वैल्यू का था, तो अब हम रिवैल्यूएशन में उसको हमारी असेट्स को एज अ डिक्रीज हम उसको दिखाएंगे, कम करके हम दिखाएंगे, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे 1,000 रुपीज ओवर वैल्यू का शो कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, टू अंडर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अंडर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इट मीन्स लायबिलिटीज जो हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है उनको हमने ऑलरेडी कम करके हमने उसको दिखा रखा है। तो अंडर वैल्यू अगर आपको दिखा रखा है, लायबिलिटीज का अंडर वैल्यू आपको दिखा रखा है, इट मीन्स हमारी लायबिलिटीज हमें बढ़ानी होगी, तो वो हमारे लिए एज अ लॉस होगा और हम उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो अंडर वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो होगा वैल्यू मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 माइनस रेट। जब भी अंडर वैल्यू बोलता है तो 100 माइनस रेट आपको यूज करना है, जब भी ओवर वैल्यू देता है तो 100 प्लस रेट आपको यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट, सी ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड पे देखिए आप, क्रेडिट साइड के आइटम जब भी हम लिखेंगे बाय वर्ड के साथ हम उसको रिटर्न डाउन करेंगे। तो बाय वर्ड के साथ आपको लिखना है, फर्स्ट आइटम इज बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अभी अपने सिंबल देखा था, असेट्स का वैल्यू जब भी बढ़ेगा हम क्रेडिट साइड यूज करेंगे, लायबिलिटीज का वैल्यू जब भी कम होगा हम क्रेडिट साइड यूज करेंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट जो आइटम दिखा रहे हैं, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट्स की वैल्यू में जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में कोई भी आपका डिक्रीज होता है, लायबिलिटीज का अमाउंट आपका कम होता है, तो वो हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। नेक्स्ट, बाय डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। अभी हमने पढ़ा था डेबिट साइड पे अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट आपका बढ़ता है तो इट मीन्स लायबिलिटीज आपकी बढ़ी, और डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है। तो हम कौन सा साइड चूज करेंगे रिवैल्यूएशन का? हम चूज करेंगे क्रेडिट साइड। क्लियर? नेक्स्ट, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। हमारी कोई ऐसी असेट जो हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखी है, लेकिन एट अ टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर हमारी कोई असेट्स निकल के आती है, तो वो अनरिकॉर्डेड असेट्स आपकी कहलाती है, उसे हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। नेक्स्ट, अंडर वैल्यू ऑफ असेट्स। अगर हमारी असेट्स का वैल्यू हमें बैलेंस शीट में कम करके दिखा रखा है, इट मीन्स वो हमारी वैल्यू जो है वो कम है, तो हम उसको इंक्रीज करेंगे, हम बढ़ा के हमारे जो अमाउंट आता है एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने नहीं दिखा रखा था वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 माइनस रेट। तो हमारा जो अंडर वैल्यू अमाउंट जो है असेट्स का वो निकल के आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, बाय ओवर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारी ओवर वैल्यू करके दिखा रखी है, इट मीन्स हम उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ओवर वैल्यू अगर दिखा रखा है हमारे लायबिलिटीज का, इट मीन्स हमने बैलेंस शीट में तो हमारी लायबिलिटीज ज्यादा बना के दिखा रखी है, लेकिन एक्चुअल में हमें लायबिलिटीज कम पे करनी है, इट मीन्स ये हमारे लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है, तो इसे हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे जो हम एसेट्स के ओवर वैल्यू के लिए निकालते थे, वैल्यू मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आफ्टर डेट वी मैच बोथ कॉलम, हम दोनों कॉलम को देखेंगे और डिफरेंस वैल्यू हम निकालेंगे। सपोज हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा आता है, इट मीन्स आपके पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड पे यानी डेबिट साइड पे हम उस डिफरेंट अमाउंट को दिखाएंगे। किसके साथ दिखाएंगे? हम दिखाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का अमाउंट जो है, प्रॉफिट का अमाउंट जो है हमने पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो हम डेबिट साइड पे दिखा देंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जितने भी पार्टनर है उनका नाम आ जाएगा। सपोज इसमें दे रखा ए एंड बी का अमाउंट हम लिख देंगे और किस रेशियो में बांटेंगे, इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में बटेगा अमाउंट आपका बचेगा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर, क्योंकि ऑल्ड पार्टनर्स को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। रिवैल्यूएशन अमाउंट जो है ऑल्ड पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर जो है उन्हीं को इसका अमाउंट जो है वो मिलेगा। नए पार्टनर का अभी कोई भी इंटरट्रैप हमारे बिजनेस में नहीं हुआ है, तो ये जो मिलेगा प्रॉफिट वो हमारे पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। और किस रेशियो में बांटेंगे हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। सपोज इसका नेगेटिव हमें मिलता है, हमारा डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, क्रेडिट का कम, इट मीन्स हमारा लॉस का अमाउंट ज्यादा है, हमारा प्रॉफिट कम है, तो इस लॉस को हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और अपोजिट साइड पे हम एंट्री यहाँ पर दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन के अपोजिट साइड पे बाय वर्ड के साथ बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में दिखा देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जो भी पार्टनर है ए और बी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये था आपका फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसे बहुत सीरियसली आपको लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको फॉर्मेट को 2-3 टाइम बना के आपकी कॉपी में देखना है और प्रैक्टिस इसकी ज्यादा से ज्यादा करनी है। इसमें फॉर्मेट में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे कभी भी उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। See, there are some note related to our revaluation account. First is, if byword given with amount, same amount show in revaluation account. हमें क्वेश्चन में अगर बाय वर्ड के साथ उसने अमाउंट दे रखा है एसेट्स का या लायबिलिटीज का, बाय वर्ड के साथ अगर आपको नीचे नोट में अमाउंट आपको दिखा रखा है एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो वो अमाउंट एज इट इज, जितना भी अमाउंट आपको दिखा रखा है, बाय 5,000, बाय 2,000, इंक्रीज इन मशीनरी, डिक्रीज इन क्रेडिटर, तो एज अ सेम टू सेम अमाउंट आपको उठा के किसमें देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर। सेकंड नोट इज, इफ टू up to at word given with the amount in condition, difference amount of balance sheet show in the revaluation account. अगर वो हमें देता है टू वर्ड्स के साथ या अप टू वर्ड्स के साथ या एट, वो उसने आपको दिख दिया मशीनरी डिक्रीज एट 1,20,000, इट मीन्स हम उसमें डिफरेंट अमाउंट लेंगे। कैसे लेंगे, हम बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे, बैलेंस शीट में हमारी मशीनरी का अमाउंट देखेंगे, बैलेंस शीट में हमें अमाउंट जो है सपोज 1,50,000 दे रखा है और इसने 8 वर्ड के साथ नीचे नोट में दे दिया 1,20,000, इट मीन्स 30,000 का जो डिक्रीज अमाउंट आपका मशीनरी का हुआ है, वो 30,000 जो है डिफरेंस अमाउंट आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। Next, third point, capital and goodwill amount not recorded in the revaluation account. बैलेंस शीट के दो आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। किसे, कैपिटल को हम नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते, कैपिटल जो है अपने पार्टनर्स का जो है पर्सनल जो है लायबिलिटीज होता है, उसे हम रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाते। गुडविल क्यों नहीं दिखाते, गुडविल का हम अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, आपने अभी तक पढ़ा है गुडविल के लिए हम अलग से ट्रीटमेंट बनाते हैं। तो गुडविल जो है आपकी आर्टिफिशियल एसेट्स होती है, इसके लिए हम अलग से ट्रीटमेंट बनाते हैं, हमारे नए आने वाले पार्टनर से इसके लिए अमाउंट भी लेते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट हम वैसे ही कर देते हैं, तो हम रिवैल्यूएशन में इसको नहीं लेके जाते। और वैसे भी देखे जाए तो गुडविल का कोई वैल्यू नहीं होता है, गुडविल आर्टिफिशियल एसेट्स है, गुडविल को हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, 0 वैल्यू होता है उसका। गुडविल को हम एज अ मनी हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो यहाँ जो वैल्यूएशन होगा उन चीजों का वैल्यूएशन होगा जिनको आप मनी में ट्रीट करते हैं, जिनको आप मार्केट में बेच सकते हैं। गुडविल को आप लेकर जाओ, लो मेरी गुडविल ले लो, खरीद लो, कोई खरीदेगा, आपकी वैल्यू देगा आपकी गुडविल की, नो। बाकी हम मशीनरी बेच सकते हैं, फर्नीचर हम बेच सकते हैं, हो सकता है, उनकी वैल्यू होती है।
तो हम कैपिटल और गुडविल दो ऐसी चीजें, दो ऐसे आइटम है जिन्हें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं शो करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ इज इफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR is increase only in condition is recorded in revaluation account। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है, लायबिलिटी साइड में आपको मिलेगा, ये रिजर्व आपको बना के दे रखा है, तो उसके अंदर हम उस रिजर्व को तभी यूज करेंगे अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट होता है। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर इंक्रीज होता है तो ही आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, अदरवाइज आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अगर डिक्रीज होता है तो भी आप उसको नहीं दिखाएंगे। क्लियर? ये था आपके कुछ नोट्स थे रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना है। प्रैक्टिकल से पहले ये पूरी थ्योरी आपको लर्न करनी है। क्लियर? तो जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना है। मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर होता है। 6 के साथ कोई छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 1-2 मार्क्स के, वो भी आपके इससे कवर हो सकते हैं। बोर्ड में आप देखिएगा, बोर्ड पेपर में अक्सर मिलता है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री आपको पूछ लेता है। जो जर्नल एंट्री अच्छे से समझिएगा रिवैल्यूएशन की, आपको 2 या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। सी ऑन द पिक्चर, entries passes for revaluation of assets and reassessment of liabilities। for first is for increase in value of assets। assets की वैल्यू में इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है, तो इस केस में आपको याद है रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और जो भी असेट्स है उसका अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो एंट्री हम पास करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन इज बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। सेकेंड इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, अपोजिट एंट्री होगी। जब भी डिक्रीज होता था हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते थे, तो यहाँ क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। Narration is being decrease in value of assets। Third is for unrecorded assets। unrecorded assets आपके पास है, उसके लिए हम क्या करते थे, अनरिकॉर्डेड असेट्स में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते थे। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है उसका अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री हम पास करेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन इज बीइंग unrecorded assets taken to the account। Next is fourth one, for increase in value of liabilities and provision। अगर हमारे प्रोविजन बने हुए या लाइबिलिटीज बनी हुई है, उनकी वैल्यू में इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एल प्लस, याद है एल प्लस आपका कहाँ दिखाएंगे आप, डेबिट साइड पे। तो हम एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज ऑब्लिक प्रोविजन अकाउंट। लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। नरेशन इज बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑब्लिक प्रोविजन। फिफ्थ इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। इसकी अपोजिट एंट्री हम पास कर देंगे, डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटीज, एल माइनस कहाँ दिखाते थे हम, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और लाइबिलिटीज और प्रोविजन आपका डेबिट होगा। एंट्री हम पास करेंगे लाइबिलिटीज ऑब्लिक प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन इज बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑब्लिक प्रोविजन। सिक्स्थ इज फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अगर हमारी आ जाती है तो हम उस केस में क्या करते थे, हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करते थे। एज अ लाइबिलिटीज हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी एल प्लस, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। नरेशन इज बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टेकन टू द अकाउंट। सेवंथ इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट होता था तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करते थे और रिवैल्यूएशन के कौन से साइड पे हम दिखाते थे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे हम दिखाते थे। तो एंट्री हम पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन इज बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है इन पे राइट हमारे ओल्ड पार्टनर्स का होता है, पुराने पार्टनर्स का होता है।
तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में ही करेंगे। नेक्स्ट इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हमारा लॉस होता है तो हम पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और रिवैल्यूएशन के कौन से साइड पे हम दिखाते हैं? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे हम दिखाते हैं। तो यहाँ हम एंट्री पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Narration is being loss on revaluation debited to all partners capital account in their all profit sharing ratio। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है? ये थे आपकी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। सो you might practice more and more and learn the theory related revaluation account, because in next class we will doing some practical question, and it's very important for board exam. It's carry 6 marks. We have long question of 6 marks in this chapter. So till then, practice more and more, and make sure you have learned all things. Bye.